नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखना प्रारंभ कर रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। और दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे जिनके मन में निगेटिव थिंग्स है और ऐसे बच्चे जो पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहते हैं, वो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। केवल ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो बेरोजगारी के ठप्पे को अपने माथे से हटाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने 3 पॉइंट लिखा हुआ है, किस विषय पर अधिक ध्यान दें, फ्रेशर्स कैसे तैयारी करें और मॉक टेस्ट कहां पर दें। तो दोस्तों, बारी बारी करके मैं ये तीनों पॉइंट्स जो है कि आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात आती है कि किस विषय पर अधिक ध्यान दें। बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं कि सबसे ज्यादा सर मैं किस विषय पर ध्यान दूं, क्योंकि विषय तो 4 हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ये आपके जो है कि 4 विषय हैं, लेकिन किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए बच्चे पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस विषय से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं उस पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। अब आप जानते होंगे, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से वो जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैथ के तो ऐसे 38 प्रश्न हैं आपके एग्जाम पैटर्न में, लेकिन वो 38 प्रश्न नहीं आते हैं। आते कितने हैं फिर? 18 से 20। कितने प्रश्न आते हैं मैथ से? मैथ से कुल कितने प्रश्न आते हैं? तो 18 से 20 प्रश्न आते हैं। और यही मैं बात करूं, अगर जेल वार्डन और फायरमैन का जो आपका एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, तो उसमें ये 18-20 नहीं आए मैथ से, केवल और केवल 10 प्रश्न आए हैं। केवल 10 से 12 प्रश्न पूछे गए मैथ के। और ये जो मैं 18 से 20 प्रश्न बता रहा हूं, ये 41,520 और 49,568 की जो हमारी वैकेंसी थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग से कितने प्रश्न आते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में जब आप देखेंगे तो मैथ से 38 प्रश्न और रीजनिंग से 37 प्रश्न दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो 18 से 20 प्रश्न आपको मैथ का दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपके जो 18 प्रश्न जो नहीं आ रहे हैं मैथ के, वो 18 प्रश्न किसमें आते हैं? फिर वो 18 प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, यानी कि कुल 55 क्वेश्चन। कुल 55 क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो अब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि किस विषय पर अधिक ध्यान दें। तो दोस्तों, किस पर अधिक ध्यान देना है? तो रीजनिंग पे आपको जो है कि कमांड जो है कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए रीजनिंग पे। तो रीजनिंग आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके चले। रीजनिंग ऐसा विषय है जिस पर कि आपका कमांड तभी संभव है जब आप इसको डेली लगाएंगे, जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, तो रीजनिंग अपने आप जो है कि अच्छा होगा। और इसके लिए जरूरी है कि आपको जो है निरंतर इसका अभ्यास करते रहें। सबसे पहले आप जो है कि सारे सिलेबस को कंप्लीट करें, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद आप जो है कि मॉक टेस्ट के माध्यम से जो है कि आप रीजनिंग को सॉल्व करते रहें। रीजनिंग के बाद जो दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हिंदी। दोस्तों, हिंदी से कुल 37 क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग और हिंदी अगर आप इनमें देखें तो आपके कुल कितने प्रश्न आ रहे हैं? 7, 5, 12, 1, 8, लगभग 92 क्वेश्चन। लगभग 92 से 95 क्वेश्चन आपके जो है कि रीजनिंग और मैथ से आ रहे हैं। अगर इस 95 क्वेश्चन में से अगर आप 80 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो इस बार का जो कट ऑफ है वो उतना हाई नहीं रहेगा। 52,699 पद बहुत होते हैं दोस्तों। इसके पहले 49,568 पद था, उसके पहले 41,520 वैकेंसी आई थी। और आपने देखा होगा कि 49,568 का कितना कट ऑफ गया था। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 49,568 जितना जाएगा, लेकिन उससे बहुत अधिक भी नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला करके अगर 210 नंबर जिसके आ रहे हैं, अधिक हो जाते हैं सिलेक्शन के। दोस्तों, ये तो हो गया कि किस विषय पर अधिक ध्यान दे। तो रीजनिंग और हिंदी दोनों पे अधिक ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीएस, जीके और मैथ को बिल्कुल छोड़ ही देना है, कि उसको नहीं लगाना है, क्योंकि आते तो आखिर 18 से 20 प्रश्न है ही ना मैथ के, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है। और 37-38 प्रश्न, जो 38 प्रश्न आपके जीएस से आते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, लेकिन रीजनिंग और हिंदी जो है विशेष फोकस इन्हीं दोनों विषयों पे होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रहा कि किस विषय पर अधिक ध्यान दें। अगला जो हमारा टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, अगला जो ये देखिए जो टॉपिक मैंने बनाया हुआ है, एक्चुअली ये बच्चों के द्वारा पूछे हुए प्रश्न ही है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, अभी तक मैंने तैयारी प्रारंभ नहीं किया है, तो क्या अभी से तैयारी प्रारंभ करके मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, अभी भी बहुत समय है। फ्रेशर कैसे तैयारी करें, जो फ्रेशर्स हैं वो कैसे तैयारी करें? देखिए, 2 तरह के फ्रेशर्स होते हैं। 2 तरह के फ्रेशर्स होते हैं। एक ऐसे फ्रेशर्स जो पहले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, यानी कि जिनका बेसिक जो है कि वो स्ट्रांग है, या फिर वो कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं।
और एक ऐसे फ्रेशर जो बिल्कुल ही तैयारी नहीं किए हैं, जो कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं। तो ये दो प्रकार के फ्रेशर होते हैं। अब इसमें जो दूसरा टाइप वाला फ्रेशर है, जो कभी नहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया है, उसके लिए समस्याएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। अधिक मेहनत का मतलब कि उनको उन बेसिक चीजों को भी सीखना पड़ेगा जो कि बाकी स्टूडेंट को नहीं सीखना है। बाकी स्टूडेंट को केवल अपने सिलेबस को कवर करना है, और कुछ ऐसी चीजें जैसे यूपी स्पेशल हो गया, यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसे फ्रेशर जो बिल्कुल ही तैयारी नहीं की है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो सबसे पहले तो उनको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उनके लिए संविधान नया होगा, उनके लिए इतिहास नया होगा, ज्योग्राफी नया होगा, सारा कुछ उनके लिए नया ही होगा। तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई देर ना करें। अगर आपने पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं किया है और आप पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही तैयारी प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक ही सजेशन है कि जल्द से जल्द किसी न किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़े या कहीं से भी तैयारी करें, बट करें। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा अभी बहुत समय है, वैकेंसी आ जाएगा, उसके बाद समय मिल जाएगा। देखिए, वैकेंसी आने के बाद ना समय नहीं मिलता है। हम लोग जब एग्जाम देकर के निकलते हैं ना, तो यही सोचते हैं कि काश 1-2 महीने और मिल गए होते तो मैं जो है कि एग्जाम निकाल लेता। तो ये सोचना ना रहे। तो मैंने बता दिया कि देखिए, हाँ, अब सवाल आता है कि फ्रेशर्स कैसे तैयारी करें। जो फ्रेशर्स है, सबसे पहले मैंने बताया ना आपको बेसिक, जो आपकी बेसिक है ना, उस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ऐसे फ्रेशर जो बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं किया कभी, तो सबसे पहले आप बेसिक को जो है कि पढ़िए। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप संविधान पढ़ना चाह रहे हैं, तो संविधान का पहले आप वन लाइनर पढ़िए। इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो डीप मत जाइए, पहले आप उठाइए बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो है सिंधु घाटी सभ्यता से उठाइए एकदम स्टार्टिंग से, और वन लाइनर टाइप पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो, उसी में आपका मोहनजोदड़ो भी आ गया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपका वैदिक सभ्यता आ गया, वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इनको पढ़ने के बाद फिर आप आगे बढ़िए, वहां पे फिर मगध साम्राज्य में आप जो है कि पढ़िए हर्यक वंश, और उसके बाद जो है कि फिर आपका जो है कि नंद वंश है। नंद वंश के बाद फिर आप सिकंदर को पढ़िए। ये सारी चीजें है ना, ये बिल्कुल लाइन वाइज पढ़िए, लेकिन वन लाइनर पढ़िए, क्योंकि पहले आपका बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप जाएंगे डीप में पढ़ने ना, तो डीप में पढ़ने लग जाएंगे तो आपको समय जो है बहुत अधिक लगेगा, और शायद उतना समय आपके पास नहीं है जितना चाहिए। अब जब आपने बेसिक तैयार कर लिया, तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, थोड़ा सा डीप जाना है, यानी कि ऐसे प्रश्नों को भी पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए मैथ का। जब बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करिए, और अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो इसमें हर एक टाइप के प्रश्न आपको दिखेंगे। तो जब मॉक टेस्ट आप देंगे और इसमें आप पाएंगे कि आपको हर एक टाइप का प्रश्न दिख रहा है, जो प्रश्न आपसे नहीं लग रहे हैं उन प्रश्नों का आप सॉल्यूशन ढूंढिए, देखिए, यूट्यूब पे देखिए, जहां भी आपको समझ में आए वहां पे उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है। इसके अलावा मैथ का मैं भी जो है कि क्लास लेता हूं। आप सभी जो है कि मैथ के मेरे क्लासेस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। दोस्तों, ये हो गया हमारा जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स बच्चे हैं, जो पहले कभी तैयारी नहीं किए हैं, उनके लिए। ठीक है। सबसे पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है। जब भी जीके जीएस पढ़िए तो वन लाइनर पढ़िए, और हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करिए। हिंदी ही सिलेक्शन दिलाने का काम करता है। इसके बाद आ जाता है आपका मॉक टेस्ट। क्या है? मॉक टेस्ट। दोस्तों, मॉक टेस्ट कहां पढ़ते हैं, ये इसको लेकर के भी बच्चों के मन में बहुत ज्यादा प्रश्न हुआ है। इसके पहले मैं कई दफा बता चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में ही RWA पर देने लगते हैं। आपको स्टार्टिंग में अगर RWA पे देने लग गए ना, तो आपका मोरल और कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा। मतलब कि आप इतना समझ लो कि जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, उनका भी RWA पे उतना अधिक स्कोर नहीं आ पाता है जितना कि आना चाहिए। तो सोचिए जरा कि जो नए बच्चे हैं, अगर वो RWA पर दे देंगे तो मुझे नहीं लगता वो 40-50 क्वेश्चन से ज्यादा बढ़ पाएंगे आगे। तो आपको इस पे नहीं देना है। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक पर। ठीक। किस पे देना है? टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पे कोशिश करिए जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उनके मॉक टेस्ट आप लोग दें। और इसके अलावा आप जो है कि ऑफलाइन भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑफलाइन किताबें हैं मॉक टेस्ट पर आधारित, जैसे अरिहंत का है, घटना चक्र का भी आता है, और इसके बाद आपके बहुत सारे हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। तो इतने सारे किताबें आपको मिल जाएंगी मार्केट में कि पूछिए नहीं। लेकिन देखिए, मैं फाइनली यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं से भी दे, लेकिन मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है। मॉक टेस्ट देने से
थोड़ा सा आपको आभास होता है, जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का लेवल है, उन सारी चीजों के बारे में आप अच्छे से समझ पाते हो और आपको ये समझ आ जाता है कि हाँ, हमें तैयारी कहां तक करनी है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको कि आप ध्यान में रख करके अपने तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, अगर आप वैकेंसी को लेकर के सीरियस हैं तो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 सालों बाद वैकेंसी आती है, आप देख ही रहे हो कि 2018 के बाद अब आने को है, यानी कि 5 साल हो गए, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, आपके पास समय बहुत कम है। दोस्तों इस समय का यूज करें। और फाइनली मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि ये समय है अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने का, ये समय है बेरोजगारी के ठप्पे को माथे से मिटाने का। तो इस समय को जाया ना करें। ये फेस्टिवल का अभी समय चल रहा है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद जो है अपनी तैयारी में बिल्कुल आप लोग लग जाइए। और एक एक दिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस दिन आप एक एक दिन का महत्व समझने लग जाएंगे ना, उस दिन सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।